नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे थे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत छंद। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत छंद। हमने पढ़ा अब तक हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले छंदों के बारे में, जिसमें हमने दोहा, चौपाई, चौपई, रोला, उलाला इत्यादि छंदों का अध्ययन किया। ये सभी मात्रिक छंद थे और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे वर्णिक छंद, जिसके अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में है कवित छंद। तो कवित छंद जो है वो एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद से स्पष्ट होता है कि जो कि मात्राओं पर आधारित ना होकर वर्णों पर आधारित होता है। तो आइए शुरू करते हैं कवित छंद। कवित छंद, कवित एक प्रकार का वर्णिक छंद है जो कि मात्राओं की गणना पर आधारित है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पर विराम होता है और इस प्रकार से कुल मिलाकर ये वर्णिक छंद जो है, कवित छंद जो है, 31 वर्णों का छंद है कवित। और अंत में हमें सदैव मिलेगा, अंत में गुरु मिलता है। और छंद की गति को ठीक करने के लिए, क्योंकि जैसे कि बताया कि 16 और 15 पर विराम होते हैं, तो एक साथ 16 वर्णों का उच्चारण भी जो है रागात्मकता में बाधा देता है। तो उसकी गति को ठीक करने के लिए, उस लय को ठीक करने के लिए क्या होता है, 8 8 8 और 7 पर यति होती है। जैसे ये 8 8 16 और ये 8 7 15, तो ये 16 और 15 मिलकर 31 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 16 पर यति तो होती है, विराम तो होता है, परंतु गति में लयात्मकता लाने के लिए 8 8 पर भी कुछ ठहराव किया जाता है। और फिर अगले में 15 वर्णों में 8 और 7 पर कुछ ठहराव होता है। तो ये सब इसके आवश्यक तत्व हैं कवित छंद के। तो इसे उदाहरण से समझते हैं हम। आती जो यहाँ है ब्रज, भूमि की छटा को देख, नेक ने अघाते होते, मोद मदमाते हैं। जिस ओर जाते उस ओर, मन भाए दृश्य, लोचन लुभाते और चित्त को चुराते हैं। पल भर अपने को वे भूल जाते सदा, सुखद अतीत सुधा सिंधु में समाते हैं। जान पड़ता है उन्हें आज भी कन्हैया यहाँ, मैया मैया टेरते हैं, गैया को चराते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे इसमें 16 पंक्तियां हैं, इसमें 15 हैं, तो 16 और 15 के उच्चारण में एक तरह से लयात्मकता नहीं आती, रागात्मकता नहीं आती। तो हम यहाँ पर इसमें 8 8 8 और 7 पर ठहराव करेंगे। क्या क्रम होगा, 8 8 8 और 7 का। तो वर्ण गिनने हमें या मात्राएं नहीं गिननी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ फिर 8 वर्ण हुए। इसी तरह अगली पंक्ति में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर विराम और फिर ये 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसी प्रकार से यहाँ 8 देखें, 1 2 2 4 6 और 2 8, तो यहाँ पर ये 8 हुए और फिर वापस 8 2 4 6 और ये 8, और यहाँ फिर से 8 वर्ण, 2 और 1 3 3 6 और 2 8, और यहाँ होंगे 7 वर्ण, 2 3 3 और 3 6 और 1 7 वर्ण। तो यहाँ हमें देखो मिलेंगे 8, फिर 8 वर्ण, फिर से 8 और बाद में 7 वर्णों वाला। 8 8 8 और 7, 8 8 8 और 7 वर्ण, ये 8 8 16 और ये 8 7 15। तो ये है कवित छंद का उदाहरण। पहचान बहुत ही सरल है। अंत में गुरु मिलता है हमें, ये देखिए अंत में गुरु है। और
वर्णों की गणना करनी है, मात्राओं का यहाँ चक्कर नहीं है, मात्राओं में कठिनाई आती है, वर्णों में कोई कठिनाई नहीं आती। तो पहली पंक्ति में पहले चरण में 16 और दूसरे में 15 वर्ण मिलते हैं और उन 16-15 में भी 8-8-8-7 पर यति की जाती है ल्यात्मकता के लिए। एक अन्य उदाहरण इसका हम देखें तो वो है, मैंने कभी सोचा वह मंजुल मयंक में है, देखता इसी से उसे चाव से चकोर है। कभी यह ज्ञात हुआ वह जलधर में है, नाचता निहार के उसी को मंजू मोर है। तो यहाँ पर देखिए 16-15 16-15 है, तो ये 31 हुए और इनमें 8-8-8-7 पर विराम दिए तो 2 4 6 और 2 8, तो यहाँ विराम आ जाएगा और फिर 3 3 6 और 2 फिर 8, यहाँ फिर 8 3 3 6 और 2 8, यहाँ होंगे 7 3 3 6 और 1 7 और यहाँ भी 8, ये भी 8, ये 8, ये उसी इधर जाएगा और एक के इधर आएगा, तो यहाँ पर 8 और 7 का क्रम बन जाएगा। तो इस पद्य में हम कह सकते हैं 31-31 वर्ण हैं और अंत में यहाँ हमें गुरु मिल रहा है और 16-15 पर यति है। इस प्रकार से यह कवित्व छंद का सटीक उदाहरण है। अन्य उदाहरण देखें तो है, इंद्रजिमी जंब पर बाड़व सुअंब पर, ये वीर रस का है उदाहरण। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, पौनवारी वाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावाद्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान्हा जी निकंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है। तो ये पंक्तियां हैं कवि भूषण की, जिन्होंने अपने आश्रय, जिनके आश्रय में वो रहते थे, अपने आश्रयदाता की, शिव सिंह की, शिवराज की जो है इसमें वीरता का प्रदर्शन करते हुए ये पंक्तियां लिखी है कवि भूषण की। रीतिकालीन कवि हैं भूषण, रीतिकाल के कवि हैं और इन्होंने अपने आश्रयदाता शिवराज की स्तुति की है। इसमें आश्रयदाता शिवराज की स्तुति करती हुई ये पंक्तियां लिखी हैं। वीर रस का एक अच्छा उदाहरण है ये। इंद्रजिमी जंभ पर बाड़व सुअंब पर, इंद्र जिस प्रकार से यम पर सभी पर भारी हैं, उसी प्रकार से इन्होंने इंद्र की उपाधि देकर ये सभी इनके विशेषण यहाँ बताए हैं, इनकी विशेषता को व्यक्त किया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 8 वर्ण है, ये भी 8 है और यहाँ पर तक 8 और ये 7 और अंत में गुरु हैं और यहाँ 16 और यहाँ 15 वर्णों से ये कवित्व रस का श्रेष्ठ उदाहरण माना जा रहा है। अगली पंक्ति है, पौनवारी वाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। तो यहाँ पर भी देखिए 8 8 8 और 7 के क्रम में है, कवित्व छंद का उदाहरण ही है ये भी। तो ये पूरा जो पद है कवित्व छंद के उदाहरण के रूप में है। तो हमने आज पढ़ा कवित्व छंद। कवित्व छंद वर्णिक छंद है और जिसके 13 वर्ण होते हैं और 16-15 पर यति होती है और ल्यात्मकता के लिए उस 16-15 की यति को 8-8-8-7 के रूप में भी देखा जा सकता है। तो कवित्व छंद वर्णिक छंद का श्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ पर हम वर्णों की गणना करते हैं, मात्राओं की गणना नहीं की जाती। इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले छंद के बारे में पढ़ेंगे। एक और अन्य उदाहरण मैं आपको बता दूं तो वो है, सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहना, करना पड़े जो आत्मत्याग अनुराग वंश, तो तुम सहर्ष भाग्य की सराहना। प्रीति का लगाना कुछ कठिन नहीं है सखी, किंतु है कठिन नित्य नेह का निबाह। चाहना जिसे है तुम्हें चाहिए सदैव उसे, तन मन
प्राण से प्रमोदयुक्त चाहना। तो ये कवित रस का उदाहरण है 16, 15, 16, 15, 16, 15, 16 और 15 वर्ण है। 3, 3, 6, 8, 2, 4, 4 और 3 7 और 1 8। इसी प्रकार से यहाँ 8 और ये 7, 8, 8 वर्ण, 8 वर्ण और 7 वर्ण, 8 वर्ण, 8 वर्ण, 8 वर्ण, 7 वर्ण, 8 वर्ण, 8 वर्ण, 8 वर्ण और 7 वर्णों से युक्त। तो इस प्रकार से 8, 8, 8, 7 पर यति और अंत में गुरु है। यहाँ देखिए ना, 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 और इस प्रकार से अंत में गुरु के साथ ये समाप्त हो रहा है कवित छंद। इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अन्य छंदों का बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको इसमें समझ आएगा और आप ही इससे जुड़े रहेंगे और इसके संबंध में आप अपने स्तर पर अन्य उदाहरण कवित रस के संग्रहित अवश्य करें। धन्यवाद।